Assalamu alaikum adab namaste sat shri akal everybody, they are watching Kashur Scientist. This is your host Muhammad Salman, and finally we are back with another lecture of our Jahlam series जिसमें हम sources of energy पढ़ रहे हैं. Already we have discussed things about what actually energy is, what are different forms of energy, what's a conventional source of energy, what is a fuel, what's a fossil fuel, what are good sources of energy, those properties, and all those things we have discovered in the past two lectures. And in this lecture we will be discussing things about thermal power plant, hydropower plant, and wind energy. All these are actually the sources of energy from which we are getting our source energy for our daily use, for our daily consumption. तो इन सोर्सेज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट दिस सेशन. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट पे जाएंगे. तो थर्मल पावर प्लांट का मैं आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ. ठीक है. तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें पहले इस नाम में अगर हम देखेंगे, एक तो प्लांट है, एक तो पावर है, और एक थर्मल पावर प्लांट है. थर्म, जब भी आपने कोई चीज़ देखी तो आपके जहन में जो चीज़ आती है वो हीट आती है, यानी या टेम्परेचर आता है. ठीक है. तो पावर पावर क्या होता है? हमारा जो क्या बोलते हैं, एनर्जी करने की क्षमता जो है उसको हम जो है पावर बोलते हैं, या वर्क कितना ज़्यादा हम कर पाते हैं टाइम के हिसाब से, उसको हम पावर बोलते हैं. अब ये जो पावर है ना, हमारी घर की जो यूटिलाइजेशंस होती है ना, वहाँ पे जो हमारा इस्तेमाल होता है ना हीट, या वहाँ पे जो इस्तेमाल होती है ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम जनरली पावर की टर्म्स में बोलते हैं. ठीक है. और प्लांट क्या होता है? प्लांट एक बहुत बड़ा मतलब यूनिट होता है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं. तो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हीट जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, और उससे हम जो है एक ऐसा पावर बना पाते हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं. और ये जो जगह होती है ये बहुत बड़ी होती है, एक इंडस्ट्री टाइप होती है. ठीक है. अब जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? हमारे थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं जनरली? हम कोल को जो है या फॉसल फ्यूल्स जो है उनको बर्न करते हैं. जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी, कोल है, फॉसल फ्यूल्स है, अदर फॉसल फ्यूल्स है, वो सारे क्या है? वो हमारे फ्यूल्स है. यानी कि जब हमने बर्न किया इनको तो इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी. जो इनकी एनर्जी है ना, उसको हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को जो है गर्म करने में. जब हमने वाटर को गर्म किया तो उससे हमने स्टीम बनाई. जब हमने स्टीम बनाया तो उससे हमने टरबाइन मूव कराया. जब हमने टरबाइन मूव कराया तो उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई. जब हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो वो हमने घर पहुंचा दी. जब हमने घर पहुंचा दी तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उसको यूजेबल फॉर्म में ला सकते हैं. तो अगर मैं जनरली इन सिंपल टर्म्स बोलूं तो क्या हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पे क्या होता है? हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पे क्या होता है? हमारी जो हीट एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको बहुत बड़ी अमाउंट में, क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया प्लांट का, यानी कि ये जो चीज़ होगी बहुत बड़े पैमाने पे होगी, तो फॉसिल फ्यूल्स को बहुत बड़ी अमाउंट्स में जलाया जाता है पावर स्टेशंस में, जिससे पानी गर्म होता है, उससे स्टीम बनती है, उससे टरबाइन घूमता है, और फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. अब जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं ना, इनसे तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाएंगी. इनसे जो हमारा एनर्जी जो है सिस्टम जो है हमारा चल पाएगा, इससे हमें एनर्जी मिल पाएगी. बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है. पहला ड्रॉबैक क्या है? ये इस्तेमाल करता है हमारे फॉसिल फ्यूल्स को. दूसरा ड्रॉबैक क्या है? कि इसके जो आउटकम्स है, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है, बाई प्रोडक्ट्स जो है हीट और एनर्जी के बाहर, वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन करते हैं. तीसरा ये क्या है कि इसको जो इसकी जो एफिशिएंसी है ना, मतलब एफिशिएंटली ये बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाता है जितना हमारी एनर्जी कंसंट्रेशंस होती है, और हमें बहुत ज़्यादा हीट जलानी पड़ती है, क्योंकि हमें क्या होता है? कन्वर्जेंस करने पड़ते हैं. क्या कन्वर्जेंस करने पड़ते हैं? पहले हमें जलाना पड़ता है हमारा जो कोल है, फोसल फ्यूल्स व्हाटसोएवर, उनको हमने एक बारी जलाया तो उससे हमारी जो हीट निकल गई उसको हमें इस्तेमाल करना होता है वाटर को गर्म करने में. जब हमने वाटर को गर्म किया तो वहाँ से हमारा जो है वेपर बन गया, और फाइनली वो वेपर जो है हमारे टरबाइन को घुमाता है. तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट दिस प्रोसेस हमारे पास लॉस जो है एनर्जी का बहुत ज़्यादा होता है. तो हम एनर्जी जो है उतना एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होगा ना, तो इस हिसाब से ये क्या सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा? ये हमारा
कन्वेंशनल यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस्तेमाल करता है फॉसिल फ्यूल्स को। इसने फॉसिल फ्यूल्स खत्म किए, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो गए तो थर्मल पावर प्लांट भी खत्म हो गया, तो इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। इसमें हम फिर से डाल सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स, बट ये हमारे लिए जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है फॉसिल फ्यूल्स पे लाई करता है। तो ये थर्मल पावर प्लांट की बात हो गई। अब दूसरा आता है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट। देखो उसमें था थर्म, इसमें है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि इस चीज में आप क्या जानोगे कि हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, हमारे जितने भी ये सोर्सेज है ना, ये क्या है? ये हमारे सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी कि इनसे इन सारे सोर्सेज से हमें क्या मिलनी है? एनर्जी। जितने भी सोर्सेज मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन सब से हमें कहीं ना कहीं वापस में एनर्जी निकालनी है। तो अगर मैं किसी भी सोर्स का जिक्र कर रहा हूँ ना, उसका फाइनल पर्पस क्या है? कि वो हमें एनर्जी दे। तो अब ये अगर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है ये बहुत अच्छे पैमाने पे एनर्जी देते होंगे। अब इनमें कौन सबसे बेटर होगा वो जो है पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। मैंने ऑलरेडी थर्मल डिस्क्राइब किया, अब मेरे पास हाइड्रो आ गया, हाइड्रो पावर प्लांट। जब हाइड्रो पावर प्लांट आ गया तो इसमें वाटर का जिक्र आ गया। वाटर को हम देखते हैं कॉमन डे टू डे लाइफ, आपने देखा होगा हम डैम्स बनाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं हम? जो हमारा वाटर होता है ना, जब वो फ्लोइंग होता है ना, तो उसके पास क्या होती है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब मैंने ये अपना चैप्टर जो है स्टार्ट किया, तब मैंने जिक्र किया था काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। मैंने आपको बोला था काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी में तब आती है जब बॉडी के पास मोशन होता है, और पोटेंशियल एनर्जी तब आती है बॉडी के पास जब बॉडी रेस्ट में हो। बट जो हमारा वाटर होता है ना, जो वाटर बॉडीज में फ्लो करता है, वो जनरली रिवर्स में फ्लो करता है या नदियों में फ्लो करता है, उसके पास क्या होती है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारे जो इंजीनियर साहिबान है, हमारे जो साइंटिस्ट्स है, उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने बोला हम इसी काइनेटिक एनर्जी को क्यों ना इस्तेमाल करें पोटेंशियल, क्यों ना इसी काइनेटिक एनर्जी को जो है इसी काइनेटिक एनर्जी को जो है इस्तेमाल करें किसमें? एनर्जी जनरेशन में। हमारे पास, मैंने आपको बोला था एनर्जी जो है, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो हम क्या करते हैं? हम जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वाटर की पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी को फिर से वापस कन्वर्ट कर देते हैं वाटर की किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और इस काइनेटिक एनर्जी को जो है, इन दो के कन्वर्जेंस में से जो एनर्जी निकलती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी जनरेशन के लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल हम क्या काम करते हैं? हमारे पास एक नदी आ गई, ठीक है, नदी आ रही है, नदी के आगे हमने एक डैम लगा दिया। उससे क्या होता है? वाटर के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो स्टोर होने लग जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? इससे पहले वाटर जो था वो मूव कर रहा था, अब हम उसको रोक रहे हैं, हम उसको मूव नहीं करने दे रहे हैं। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट हो रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि अब जो वाटर है हमारा, वो किसी एक जगह पे बैठेगा, वो किसी एक जगह पे रुकेगा। जब वो एक जगह पे रुकेगा तो फिर टाइम क्या होता है? उसके अंदर बहुत पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब उसके अंदर बहुत पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, तो अगर हम उसको रिलीज करेंगे ना, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट करेगा फिर से काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो जब हम उसको रिलीज करवाते हैं ना, तो उससे जो एनर्जी निकलती है, जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है ना, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे एक टर्बाइन लगा देते हैं जो इस पोटेंशियल एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी वो ले लेता है और हमारे टर्बाइन घुमा देता है। अब क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी ना बहुत टाइम के लिए स्टोर की है, या बहुत बड़ा बैरियर रखा है उसके सामने, हमने पोटेंशियल एनर्जी बहुत बना दी उसमें, बट जब हम काइनेटिक एनर्जी, वाटर का फ्लो जो है ना, वो वापस एक ही लिमिट तक लाते हैं। और अब जो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, उसकी जो एनर्जी बहुत ज्यादा हम निकाल रहे हैं, उसको हम टर्बाइन में दे रहे हैं। इज मोर लाइकली, मैं आपको क्या बोलूंगा, जस्ट लाइक मेरे पास एक वाटर बोतल है, ठीक है, तो वाटर बोतल जो है, मैं इसमें वाटर बोतल में पानी भर लेता हूँ, मैं कंटिन्यूसली इसमें पानी भरता रहता हूँ। यहाँ पे एक छोटा छेद बना दूंगा नीचे और उसको मैं बंद रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं उसको विद टाइम क्या बोलते हैं, अब मैं जब इसमें जितना ज़्यादा पानी भरूंगा ना, तो उतना ज़्यादा इस छोटे वाले पॉइंट पे जो है प्रेशर बनेगा ज़्यादा। अब मैं इस प्रेशर को छोड़ दूंगा ना, तो यहाँ से जो पानी जो है निकलेगा ना, बहुत फोर्स से निकलेगा। सिमिलरली क्या होता है, हमारे पास जो डैम है, फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी आ रहा है स्लोली, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने उसके आगे एक बैरियर दे दिया, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो सारी रेजिस्ट हो रही है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी रेजिस्ट हो रही है और कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी छोड़ देता हूँ ना, तो यहाँ पे जो अभी इसके पहले काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, अब उसके साथ एक तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगी और ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में आएगी, तो ये दोनों मिलके इसकी नई वाली काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे, तो इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होगी। तो वो जो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो जो पानी हमने रुकाया हुआ होता है, जो हमने स्टॉप किया होता है, अब हम उसको लगा देते हैं किस में, जो हमारा वाटर जो है मूव, जो हमारे टर्बाइन जो है नीचे लगे हुए होते हैं उनमें लगा देते हैं। जब वो मूव करते हैं तो टर्बाइन से जो हमारा जनरेटर चलता है, जनरेटर से जो हमारी करंट बनती है, ठीक है। जब हमारी करंट बनेगी तो उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा है, क्या क्या लिखा है, हाइड्रो पावर प्लांट produces electricity by using flowing water to rotate turbines which drive as a generator. Potential energy is converted to the electricity. ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है इसको हमने कन्वर्ट किया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है टर्बाइन जो मूव कराती है उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इस पर्पज़ के लिए जो हमारे डैम्स बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वही जो है हमारा ये जो एनर्जी का बैरियर बनाते हैं, एनर्जी का सिस्टम बनाते हैं, वही हमारे डैम्स बनाते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है पावर कंजप्शन जो है ना, हाइड्रो पावर प्लांट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है 1/4 होता है, 1/4, यानी कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ जो एनर्जी है ना वो इस्तेमाल हम करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट से। और ये इसकी एक बहुत अच्छी बात है, ये रिन्यूएबल सोर्स है। ये रिन्यूएबल सोर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर, और वाटर क्या है हमारे पास? वाटर हमारे पास जो है ये हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी कि वाटर खत्म नहीं होगा, अगर वाटर खत्म नहीं होगा तो उससे हम जितनी एनर्जी चाहे उतनी एनर्जी जो है कंटिन्यूसली निकाल सकते हैं। बट इसके साथ एक इशू है, देयर इज एन इशू विद दीज डैम्स एंड ऑल। क्या होता है, जब हमें डैम बिल्ड करना होता है तो उसके आसपास जो वेजिटेशन होती है, उसके आसपास जो लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ या एक्वेटिक लाइफ जो भी होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। क्यों? कंटिन्यूसली जब हम डैम बनाते हैं तो उसके आसपास का जो एरिया है, उसके आसपास की जो एक्वेटिक लाइफ है, उनके लिए जो है पानी का सिस्टम जो है सारा चेंज होता है। बिकॉज इससे पहले जो था वाटर की जो एक लेवल मेंटेन होती थी, उसमें ऑक्सीजन एक लेवल पे था, प्लांट्स एक लेवल पे थे, और अदर गैसेस जो था उनका सिस्टम एक ऐसी जगह पे था। बट विथ टाइम क्या होता है, क्या आपने सडनली जो है वाटर फ्लो जो है बंद कर दिया, आपने जो ऊपर से जो फॉर एग्जांपल ये हमारी नदी है, थ्रू आउट दिस यहाँ पे कुछ स्पीशीज ऐड हो रही थी, यहाँ पे कुछ स्पीशीज ऐड हो रही थी, बट आपने ये जो आगे वाली स्पीशीज है उनके लिए ये एज अ सोर्स ऑफ फूड एक्ट करते थे। बट जब आपने बीच में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बैरियर लगा दिया, तो उनके पास फूड नहीं पहुँच पाता है, वो स्टार्व होते हैं और उनकी डेथ होती है। तो देयर हैव बीन मैनी इशूज विथ सच थिंग्स, बट अभी के लिए अगर हम माने तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और बहुत गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर एक्वेटिक जो लाइफ है उसको कंसिडरेशन में उसके कंसिक्वेंस जो है कहीं ना किसी लेवल पे हम कम कर पाते हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी विंड एनर्जी पे। तो जो हमारा हाइड्रो वाला सिस्टम था, वो हमारा क्या था, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको हम रिन्यू कर सकते थे उसको, क्योंकि हमारा वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है। तो अब हमारी जो है ना विंड जो है फिर से अबंडेंस में प्रेजेंट है, और ये फिर से रिन्यूएबल सोर्स है। अगर हम अब इस विंड की एनर्जी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर पाते हैं तो हम फिर से जो है एक नया रिन्यूएबल सोर्स बना सकते हैं, और वो जो रिन्यूएबल सोर्स है ना उससे जो है हमारी एनर्जी जो है थ्रू आउट जो है बनेगी, और शायद से जो हम विंड से एनर्जी बनाएंगे ना वो क्या होगी, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगी। आपको पता होगा कि मैंने आप पहले जो डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास एनर्जी का कंसिडरेशन समझ आता है ना, अगर हमें एनर्जी का फंडा समझ आता है तो हमें सारी यूनिवर्स का फंडा समझ आता है। तो आपने थ्रू आउट अगर देखोगे ना, अगर हमारा कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है नया बनता है, या किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी में जो है हम चेंजेस ले आते हैं, या किसी भी नए सोर्स को हम डेवलप कर पाते हैं, तो उसके पीछे जो चीज़ है ना, उसके पीछे जो साइंस है ना, वो सिर्फ यही एनर्जी है कि हम एफिशिएंटली किससे एनर्जी निकाल पाते हैं, हम एफिशिएंटली कहाँ पे कन्वर्जेंस कर पाते हैं, हम एफिशिएंटली कौन सी एनर्जी इस्तेमाल में लाते हैं और कौन सी एनर्जी ज़्यादा ले पाते हैं, उसको हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे इंजीनियर साहिबान और हमारे साइंटिस्ट साहिबान ने फिर से क्या काम किया, उन्होंने फिर से यही एनर्जी का फंडा देखा, उन्होंने फिर से यही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फंडा देखा। क्या होता है
जो हमारी विंड होती है, विंड कैसे चलती है, हमारे पास जब एयर में प्रेशर डिफरेंस होगा तो विंड चलती है। वो प्रेशर डिफरेंस कैसे आएगा, जब हमारे पास एक जगह पे ह्यूमिड एयर होगी और एक जगह पे ह्यूमिड एयर होगी, या एक जगह पे ड्राई एयर होगी, दूसरी जगह पे वेट एयर होगी। जब एक जगह पे ड्राई होगी, जब एक जगह पे वेट होगी, या एक जगह पे कोल्ड होगी, दूसरी जगह पे वार्म होगी, तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं, ये जो ग्रेडियंट्स बनते हैं, इनकी वजह से जो है एयर मूव करता है। अब एयर जो है एक माइन्यूट लेवल पे मूव नहीं करता है, अब जब बहुत बड़ी लेवल पे मूव करता है तो उस एनर्जी को जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम उस बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करें, उसका कन्वर्जन कहीं पे लाए, तो हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, हम वहाँ से एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं, जो हम अपने डे टू डे प्रोसेस में इस्तेमाल करें, और उससे जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स फिल हो सकती है। तो अब क्या होता है, जो हमारी आपको पता है कि हमारे पास ब्रीजेस चलती है, या हमारे पास जो लैंड होता है, और जो हमारे पास वाटर बॉडीज होती है, उनके वो जो जो हमारी सोलर रेडिएशन उन पे आती है, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से दोनों की हीटिंग होती है। बट हीटिंग जो होती है अनइक्वल होती है, बिकॉज फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है, लिक्विड सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो लिक्विड जो जो हमारी लैंड मास है, और जो हमारा वाटर सिस्टम है, उनमें जो हीटिंग का फर्क आता है, ठीक है। जब हीटिंग का फर्क आता, तो रात जो आती है, जब कूलिंग होती है रात में, तो फिर से कूलिंग का फर्क आता है। तो क्या होता है कि जो हमारा वाटर जो है, उसको टाइम लगता है एनर्जी छोड़ने में, और जो लैंड है ना, वो कंपेरेटिवली जल्दी कूल डाउन होती है और जल्दी जो है वार्म हो जाती है। उसकी वजह से क्या है, हमेशा एक डिफरेंस रहती है। जो हमारी विंड एनर्जी है ना, ये जो विंड चलती है ना, ये ज़्यादातर उन एरियाज में देखी जाती है, उस एरिया में देखी जाती है जहाँ पर हमारी वाटर बॉडीज होती है। जो वाटर बॉडीज होती है और जो लैंड होती है ना, उनमें कंटिन्यूसली जो है ये एयर का जो अनइक्वल हीटिंग होती है, उसकी वजह से कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। एक जगह पे एयर वार्म रहती है, दूसरी जगह पे कोल्ड रहती है, और वो जो ग्रेडियंट बनता है, उसकी वजह से कंटिन्यूसली थ्रू आउट एयर जो है एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है, दिन में भी और रात में भी। दिन में लैंड टू वाटर, शाम को वाटर टू लैंड। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एयर में जो है कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है। अब किसी के जहन में आ गया कि अगर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें, अगर हम इस चीज़ को, जो हमारी कंटिन्यूसली विंड में जो मूवमेंट्स होती है, अगर हम इसको इस्तेमाल करें, इसकी काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करें टरबाइन घुमाने के लिए। आपने देखा होगा फैन, जो बचपन में वो फैन बनता था, दैट हैज़ बीन वन ऑफ द प्रोवोकिंग आइडियाज, जिसने विंड एनर्जी, जो हमारी विंड मिल जो है, विंड फार्म जो है, उनका जनरेशन किया। वो फैन जो है, उसको हम फूक मारते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फैन मूव करता है। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया, जब हम एयर की वजह से हमारी बड़ी विंड मिल्स को जो है चलाएंगे, जब वो बड़ी विंड मिल्स चलेंगे, तो उनके पीछे जनरेटर लगाएंगे, जब जनरेटर लगाएंगे तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। बट जो हमारी विंड एनर्जी ना, इनके पीछे बहुत बहुत सारे फीचर्स है, इनके बहुत सारे डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स है कि इनका फर्स्ट फॉर्म, इनका कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इनको लगाने के लिए आपको एक विंड फार्म लगाना पड़ता है। आप एक या दो जो है, क्या बोलते हैं इसको, विंड मिल्स नहीं लगा सकते, आपको एक बहुत बड़ा फार्म बनाना पड़ता है। दूसरी बात होती है, लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं ये, आप उठ के कहीं पे भी नहीं लगा सकते, आपको स्पेसिफिकली वहाँ पे लगाना है जहाँ पे कंटिन्यूसली विंड मूवमेंट्स होती है, जनरली हमारे कोस्टल एरियाज़ पे। इसका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो और एक बार ही डैमेज हो गए, मतलब इजी टू इंस्टॉल नहीं होते हैं ये। अब आई वॉज रिसेंटली, मैं आई वॉज स्टार्टिंग समथिंग रिसेंटली अबाउट जो हमारा हाईवे होता है ना, यू मस्ट हैव सीन इट, कि जब आप गाड़ी में चलते हो, जब आप हाईवे पे बैठे होते हो ना, फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे बैठे हो, वहाँ से गाड़ी आती है तेज़ स्पीड से, तो आपने ऑब्जर्व किया है कि आपको जो है हवा मिलती है बहुत ज़्यादा, जो बिकॉज वहाँ पे प्रेशर जो है गाड़ी बनाती है, आगे वाले साइड और पीछे वाले साइड में उसके प्रेशर बनता है, बिकॉज एयर जो है, एयर की मूवमेंट जो है, वहाँ पे फ्लूइड जो एरोडायनेमिक्स वगैरह, उसका बहुत हिसाब होता है। तो क्या होता है कि देयर डिफरेंस, वहाँ पे एक एनर्जी का जो है कंसिडरेशन बनता है, कंटिन्यूसली जो छोटी छोटी विंड चलती रहती है। एंड आई वाज रिसेंटली सीइंग कि एक समवट किसी डेवलप्ड कंट्री में जो है, क्या शायद से स्विट्जरलैंड का कंसेप्ट था, वहाँ पे क्या जो हाईवे जो है, उसके आसपास उन्होंने वही छोटी छोटी मिल्स टाइप बना दी है, जस्ट लाइक इतनी बड़ी मिल्स भी नहीं बना दी है जो ड्रैग लाए, जो जो हमारी गाड़ी है उसको चलने भी ना दे, बट एक छोटी छोटी लाई है जो इस विंड के मूवमेंट से जो है
कहीं ना कहीं जो छोटा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है, मतलब छोटे टर्बाइन्स लगाए, छोटे जनरेटर्स है, बिकॉज जब वो थ्रू आउट हाईवे पे लगेंगे ना, मान के चलते हैं अगर वो छोटी विंड है, बट जब वो थ्रू आउट सारे हाईवे पे लगेंगे तो समझो वो कितना एनर्जी बना सकते हैं. सिमिलरली आई वाज गोइंग थ्रू अ कंसेप्ट ऑफ एक टाइडल सुपेस्ट, मतलब सी ओशन में टाइड्स के नाम, टाइडल के नाम से शायद कंपनी है, उन्होंने एक बहुत इनोवेटिव जो है फीचर, और उन्होंने यही एनर्जी का कंसंट्रेशन इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया है, जो हमारा हमारा सी होता है ना, उसमें कंटिन्यूसली जो है वाटर की मूवमेंट होती रहती है, टाइड्स होती रहती है, तो उन्होंने एक छोटी सी सेल बनाई है जो क्या होती है इसी मूवमेंट की वजह से, जो जब उसमें मूवमेंट होती है, बिकॉज पानी की वेव जो है ऊपर नीचे होती रहती है, तो जब उसमें ऊपर नीचे होता है ना, तो वो उस मूवमेंट से जो है क्या बनाता है, हमारा पावर बनाता है, ठीक है, हमारी करंट बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. बट आप बोलोगे कि वो तो एक छोटी सी सेल है, समझो वो छोटी सी सेल्स जब पूरे समंदर में बिछेंगी या बहुत बड़े एरिया पे बिछेंगी तो वो छोटी मिला के कितनी एनर्जी बना सकती है. तो इन जनरल यहाँ पे कंसिड्रेशन यही काइनेटिक एनर्जी का है कि इसी काइनेटिक एनर्जी को हम इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी में ले आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम जनरेटर में ले आते हैं, जनरेटर से जो हमारा पावर बनता है वो हमारे घरों में पहुंच जाता है. तो अगर हम इन एनर्जी का कंसिड्रेशन समझ पाते हैं, अगर हम समझ पाते हैं कि हम एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी के कन्वर्जेंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एनर्जी के एक स्टेट ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी में होती है उसको दूसरे स्टेट ऑफ एनर्जी में लेने पर उसके बीच का जो कन्वर्जन होता है, अगर हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, या जो अब उसमें नया कन्वर्जन आ गया, जिस नई स्टेट में आ गया, अगर हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं कोई एनर्जी बनाने में, तो वो हम कितना एफिशिएंटली कर पाते हैं और कैसे कर पाते हैं, उसकी वजह से दिन ब दिन हमारे पास नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं, नई रिसर्च आती है, और उन चीज़ों से जो है जो हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कंटिन्यूसली जो है हमारा रिसर्च के फील्ड में जाता है. तो हमने अभी तक जो है डिस्कस की कुछ चीज़ें, अभी तक हमने चीज़ें जो डिस्कस की, एक तो हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में जाना, फिर हमने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में जाना, फिर हमने विंड एनर्जी के बारे में जाना. इन तीन चीज़ों में हमने क्या देखा, हम एनर्जी के एक सोर्स को, एनर्जी का जो एक ड्राइविंग फोर्स है उसको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में पहुंच जाती है. या तो हम फोसिल फ्यूल्स जलाते हैं, या तो हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, या तो हम विंड की काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करते हैं. तो कहीं ना कहीं कोई हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स होता है, कोई हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है. तो हर किसी का एट द एंड फंडा ये है कि वो हमें एनर्जी दे पाए. तो आज हमने ये सब जाना. आई गेस आपको जो है चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आई होंगी. इफ़ आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा थ्रू आउट दिस सेशन, आपको चीज़ें समझ नहीं आई, तो आप उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा. आई विल ट्राई टू टेक दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन. आई गेस इज एनफ फॉर टुडे. बेस्ट ऑफ लक. अगर कोई बात रह गई हो, समझ ना आई हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.